नमस्कार। हम सब जजों को एक ऊंचे आसन पर देखते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए। एक ऐसी तस्वीर जो निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो जज दूसरों के भविष्य का फैसला करते हैं, उन्हें कौन चुनता है? उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आज की हमारी बातचीत इसी रास्ते को समझने की कोशिश करेगी। हमारे पास कुछ बहुत ही मजेदार स्रोत हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, जजों की नैतिक जिम्मेदारियों पर एक दस्तावेज और नियुक्ति प्रक्रिया को समझाने वाले कुछ लेख। हमारा मकसद है इस पूरे सिस्टम को समझना, जिला अदालत के एक नए जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सबसे ताकतवर जज तक। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी को जज बनना है तो पहला कदम क्या होता है? क्या इसकी कोई खास पढ़ाई या परीक्षा होती है? बिल्कुल। जज बनने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला और सबसे आम रास्ता है लॉ की डिग्री लेने के बाद। हर राज्य अपनी न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसे स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं। ये परीक्षाएं काफी कठिन होती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग या कभी-कभी सीधे हाईकोर्ट ही इन्हें करवाता है। अच्छा, मतलब जैसे आईएएस के लिए सिविल सेवा परीक्षा होती है, बिल्कुल, वैसे ही जजों के लिए भी एक परीक्षा। एकदम सही। इसमें भी 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो उम्मीदवार इन तीनों चरणों को पार कर लेते हैं, वे सिविल जज या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त होते हैं। ये न्यायपालिका की पहली सीढ़ी है, आप कह सकते हैं। और दूसरा रास्ता? मान लीजिए कोई पहले से एक कामयाब वकील है, क्या उसके लिए कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन एक अलग रास्ता जरूर है। जो वकील अनुभवी हैं, मतलब जिन्हें कम से कम 7 से 10 साल वकालत करने का अनुभव है, वे सीधे उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा दे सकते हैं, यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज। हाँ। इसे पास करने पर वे सीधे जिला जज के पद पर पहुंच जाते हैं। ये करियर में एक बहुत बड़ी छलांग होती है, क्योंकि वे एंट्री लेवल के कई साल बचा लेते हैं। मैं जब इन दस्तावेजों को देख रही थी तो एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। हमारे संविधान में हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई न्यूनतम उम्र ही नहीं लिखी है। ये बिल्कुल सही है। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, संविधान का अनुच्छेद 217 उम्र की बात नहीं करता, वो सिर्फ अनुभव की बात करता है। शर्त यह है कि व्यक्ति ने भारत में कम से कम 10 साल किसी न्यायिक पद पर काम किया हो या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत की हो। यहाँ जोर कानूनी समझ और अनुभव पर है, उम्र के किसी आंकड़े पर नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई किताबी बातें और नियम। लेकिन जब इन नियमों को असलियत में लागू किया जाता है तब क्या होता है? मुझे लगता है हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा वाला केस है, वो इसी की एक अच्छी मिसाल है। हाँ, वो मामला जमीनी हकीकत को बहुत अच्छे से समझाता है। मामला हरियाणा का था। वहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजों की भर्ती होनी थी, और ये भर्ती प्रमोशन के जरिए हो रही थी। मतलब जो जज पहले से सर्विस में थे, उन्हें प्रमोट करके ये पद भरे जाने थे। सब कुछ नियमों के मुताबिक चल रहा था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? विवाद क्यों खड़ा हुआ? विवाद की जड़ थी एक छोटा सा बदलाव। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में ही नियम बदल दिया। पहले नियम यह था कि उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, जिसे वाइवा उसे कहते हैं, दोनों के नंबर मिलाकर कुल 50% लाने हैं। ठीक है, ये तो सीधा सा नियम लगता है। लेकिन हाईकोर्ट ने एक नया प्रस्ताव पास करके कहा कि अब से कुल 50% नहीं, बल्कि लिखित परीक्षा में भी अलग से 50% और इंटरव्यू में भी अलग से 50% नंबर लाने होंगे। अरे, ये तो खेल के बीच में नियम बदलने जैसा है। इसका तो बहुत बड़ा असर पड़ा होगा उम्मीदवारों पर। बिल्कुल। कई सीनियर जज जो पुराने नियम के हिसाब से, मतलब कुल अंकों के आधार पर आसानी से पास हो जाते, वो इस नए नियम की वजह से फेल हो गए। अच्छा। शायद उनके लिखित में अच्छी नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में 50% नहीं आ पाए। यहीं से टकराव शुरू हुआ। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट की इन सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये नियम बदलना गलत है और उनसे सलाह भी नहीं ली गई। तो ये तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सीधे टकराव का मामला बन गया। हाईकोर्ट कह रहा है हम सही हैं, सरकार कह रही है आप गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी और साफ लकीर खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 का हवाला दिया और कहा कि जिला न्यायपालिका पर नियंत्रण पूरी तरह से हाईकोर्ट का ही होता है। नियंत्रण शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिला जजों की पोस्टिंग, प्रमोशन या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला हाई कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि नियुक्ति के नियमों में न्यूनतम अंकों के बारे में साफ साफ कुछ नहीं लिखा था, वहां एक खाली जगह थी, तो हाई कोर्ट को पूरा हक है कि वो उस खाली जगह को अपने प्रशासनिक निर्देशों से भर दे।
और इसके लिए उसे राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात थी। ये न्यायपालिका की जमीनी स्तर पर आजादी का एक बहुत बड़ा ऐलान था। वाह, मतलब जिला स्तर पर भी न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को लेकर कितनी सजग है। इससे मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि फिर जो जज इन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उनको चुनने की शक्ति किसके पास है? क्या वो भी इतने ही स्वतंत्र हैं? यहीं से उस सिस्टम की कहानी शुरू होती है जिसके बारे में हम सबने सुना है लेकिन शायद समझते कम है। कोलिजियम सिस्टम। बिल्कुल, कोलिजियम सिस्टम भारत की न्यायपालिका की एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। और सबसे दिलचस्प बात, इसका जिक्र हमारे संविधान में कहीं नहीं है। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के ही 3 ऐतिहासिक फैसलों से धीरे धीरे विकसित हुआ है, जिन्हें 3 जजेस केसेस के नाम से जाना जाता है। तो आसान भाषा में ये है क्या? आसान भाषा में ये जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की प्रणाली है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका यानी सरकार के किसी भी दखल से पूरी तरह आजाद रखा जाए, ताकि जजों की नियुक्ति में कोई राजनीतिक दबाव या पक्षपात ना हो। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में एक जज की जगह खाली हुई, तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? प्रक्रिया उस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस शुरू करते हैं। वो अपने